तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों, हमने क्या किया था, इसका जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 था, जिसमें जितने भी यहाँ पर इसमें फार्मूले कॉन्सेप्ट थे उसको कवर किया था। लेकिन आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जो हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये दोनों ही चैप्टर्स का यहाँ पर ये 1 शॉट मैराथन होने वाली है। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। तो चलिए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, देखो जैसे ये मेरे पास में एक क्या है, कोऑर्डिनेट है, जिसमें यहाँ पर ये सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, वो है। तो इस सेंटर पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का पॉइंट यहाँ पर क्या है, 0 है। एक्स इजिकल टू 0 और वाई इजिकल टू भी 0। तो इसलिए ओ का जो यहाँ पर पॉइंट वैल्यू क्या बनेगी, 0 0 बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं इस एक्स एक्सिस पर इधर पॉइंट ए पर आऊँगा तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, इस एक्स एक्सिस पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू बनेगी, कोऑर्डिनेट यहाँ पे इसके जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, 1 0। ठीक है, क्लियर है, ये 1 0 कैसे हुए, a के। ऐसे ही जब मैं y एक्सिस पर जाऊँगा तो यहाँ पर इस पॉइंट b पर क्या होता है कि हमारा x एक्सिस तो यहाँ पर 0 है और y एक्सिस यहाँ पर y की एक्सिस पर जो है ना कितनी है, वैल्यू 1 है। तो ऐसे में जो b के कोऑर्डिनेट बनेंगे वो कितने बनेंगे, 0 1। क्लियर। ऐसे ही जब मैं इस माइनस नेगेटिव x एक्सिस पर आऊँगा इस पॉइंट c पर, तो ऐसे में यहाँ पर x की वैल्यू तो -1 हो जाएगी और y की वैल्यू 0 है। तो c के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो -1 और 0 बनेंगे। क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पर इस नेगेटिव -y, ठीक है, एक्सिस पर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट d पर अगर मेरे को कोऑर्डिनेट देखने हैं तो यहाँ पर दोस्तों यार x एक्सिस तो क्या है, 0 है, लेकिन y इजिकल टू कितना है, -1 है। ऐसे में d के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे 0 -1। क्लियर है। अब इस कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास में, इसकी ज़रूरत है हमें जब हम फंक्शन sin x cos x tan x इनका जब ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, ग्राफ ड्रा करने के लिए इस कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे sin x का ग्राफ sin 0 पर कितनी वैल्यू होती है, sin 0 की 0 होती है। तो मैं साइन का जो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करूँगा, sin 90 पर कितनी होती है वैल्यू साइन फंक्शन की, तो ये होती है 1। तो ये 90 पर यहाँ इस 1 पॉइंट पर आ जाएगा। ठीक है, फिर ये ग्राफ वापस इधर नेगेटिव में इधर आने लगता है, नेगेटिव में -1 तक जाती है इसकी वैल्यू साइन फंक्शन की। तो ये सब अभी हम इस क्लास में डिटेल में सीखेंगे कि कैसे इस प्रकार से यहाँ पर इस पर ग्राफ ड्रा होता है। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो पहली पार्ट हमने देखा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था क्या, ऑल फार्मूलेस एंड ये टेबल भी देखी थी। ठीक है, तो इसमें अब इस टेबल में क्या होता है, जैसे ये स्टैंडर्ड एंगल है हमारे पास में क्या, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। ये क्या है, ये एंगल जो है डिग्री में है। और 5/6 5/4 5/3 और 5/2 ये सब क्या है, ये रेडियन में है। ये सब हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार से एंगल्स को मेजर किया जाता है रेडियन और डिग्री में। तो अभी हमारा कंसर्न तो ये है इस क्लास में कि इस जो साइन फंक्शन है, कॉज फंक्शन है, tan x है, ठीक है, तो इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो हमें इस टेबल को याद कैसे करना है। तो इस टेबल को याद करने के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं, सबसे पहले क्या करना है, इस sin x की जो टेबल है, जैसे जिसमें क्या वैल्यू आपको देखने को मिल रही है, बस इधर से ये क्रम रख लो कि भाई 0 30 45 60 90 की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ। और ये जो है इसको सीधे रट लेना है इस लाइन को। ठीक है, इस टेबल को 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ठीक है, अगर आपको सिर्फ ये एक टेबल याद है साइन की, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी टेबल आपको याद हो जाएंगी। कैसे, अभी देखना, जैसे sin x के मैंने वैल्यू रट ली है भाई, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 होती है। क्लियर है। तो जब मैं cos x फंक्शन के लिए यहाँ पर इस टेबल की वैल्यू देखूंगा ना, तो मैं कुछ नहीं, sin x की जो टेबल है उसको रिवर्स कर दूंगा। ठीक है, 1 से स्टार्ट करूंगा इसको, फिर √3/2, फिर 1/√2, ये वाला 1/2 और लास्ट का ये 0। ठीक है, तो क्या किया, cos x की जब मैं टेबल देखूंगा तो उसमें sin x की टेबल रिवर्स हो जाती है। क्लियर है। आगे चले, इससे इस टेबल से और क्या समझ में आ रहा है यार, कि जो sin x का जो हमारा ग्राफ बनेगा ना, इसमें देखो sin x की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, 1/2 फिर 1/√2 √3/2। इस प्रकार से ये एक इंक्रीजिंग ग्राफ देता है, कौन, sin x, जबकि cos x मेरे को यहाँ पर 1 से 0 की तरफ जा रहा है, यानी कि ये एक डिक्रीजिंग ग्राफ देने वाला है। ये भी एक यहाँ पे देख समझने वाली चीज़ है।
तो याद करना हमारा पहले कंसर्न था, तो हमने एक साइन एक्स की टेबल को यहाँ पे रट लिया कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 ये जो होती है साइन एक्स के फंक्शन की टेबल है। तो कॉज एक्स के लिए मैं कुछ नहीं, इसकी रिवर्स कर दूंगा। क्लियर। अब 10x की कैसे याद होंगी भाई? तो 10x के लिए कुछ नहीं, आपको ये 10x अगर नहीं है ना याद, तो इसके लिए कुछ नहीं। 10x का क्या करना है कि भाई हमको यह मालूम है फार्मूला से कि 10x इजिकल टू क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स होता है। तो यानी कि मेरे को साइन एक्स जो टेबल है और कॉज एक्स की जो टेबल है, इनको मेरे को रेशियो में चाहिए यार। ठीक है, साइन एक्स और कॉज एक्स का। तो देखो यार 10x के लिए क्या करूँगा मैं यहाँ पर कि इस 10x की जो टेबल याद करनी है, तो मैं यहाँ पर sin x और cos x का यहाँ पर रेशियो ले लूँगा। 0/1 कितना हो सकता है? 0/1 तो 0 ही होगा। क्लियर। 1/2 के अपॉन में √3/2 अगर है तो ये 2 से 2 कट गया, यानी बचा क्या? 1/√3 बचा ना। ठीक है, क्लियर है। 1/√3 कैसे आया? 1/√2 के अपॉन में अगर 1/√2 तो ये पूरा का पूरा कट गया, यानी 1 आया। क्लियर। ऐसे √3/2 के अपॉन में अगर मेरा 1/2 है तो ये 2 से 2 कटा, तो बचा क्या? √3/1। तो √3/1 को क्या लिख सकता हूँ? √3। ऐसे 1/1 अगर ये 0 है मेरा, ठीक है, तो 1/0 यानी किसी भी संख्या के अगर अपॉन में 0 अगर आ गया तो वो तो इन्फिनिटी बन जाती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। ठीक है, इसको यहाँ चेंज करना पड़ेगा। ये कितनी होती है? ये होती है इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर है। ऐसे जब कॉटेक्स के लिए हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? कॉटेक्स की इसके लिए रिवर्स हो जाता है। ठीक है, 10x की जो टेबल अभी हमारी बनी कॉटेक्स के लिए वो हो जाती है रिवर्स। क्या हो जाती है? रिवर्स। जैसे ये इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3, 0। तो जैसे हमने साइन एक्स का कॉज एक्स में टेबल यहाँ पर रिवर्स कर दी थी, वैसे ही 10x की टेबल कॉटेक्स के लिए रिवर्स हो जाती है। क्लियर है, यहाँ तक मामला कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखो सेक एक्स के लिए क्या होता है भाई। पहले तो सेक एक्स भाई रेसिप्रोकल किसका होता है? हमको सीधे फार्मूला से याद है कि सेक एक्स इजिकल टू 1/cos x होता है। क्लियर है, यानी कि ये cos x का रेसिप्रोकल है। यानी कि जो cos x की टेबल है मेरे पास में 1, √3/2, 1/2, 1/2 और 0, इसका मैं रेसिप्रोकल ले लूंगा पूरा का पूरा इसके लिए, सेक एक्स के लिए। तो 1/1 जो है मेरा, इसका रेसिप्रोकल तो 1 ही मिलेगा, और √3/2 इसका रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, और जो 1/√2 है इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। क्लियर। और 1/2 का रेसिप्रोकल 2 ऊपर चल जाएगा मेरा, 2। ठीक है, और 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, क्योंकि 0/1 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/0 होगा, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। cos x की टेबल का रेसिप्रोकल ले लेंगे किसमें? सेक एक्स के लिए। और ऐसे ही जब मैं cos x की टेबल मेरे को अगर नहीं मालूम है, ठीक है, तो मेरे को अगर साइन एक्स की तो याद थी, सबसे पहले मैंने एक ही टेबल तो याद करी है साइन एक्स की। तो भैया cos x क्या होता है? cos x क्या होता है? cos x इजिकल टू 1/sin x होता है ना, यानी कि cos x sin x का रेसिप्रोकल है। क्लियर है इस फार्मूले से कि cos x बराबर इसे जब 1/sin x है, तो मेरे को अगर sin x की टेबल याद है, उसको मैं रेसिप्रोकल कर लूंगा किसके लिए? cos x के लिए, इस sin x की टेबल को। ठीक है, तो 0/1 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/0 यानी कि इन्फिनिटी मिलेगा। क्लियर। 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल 2 मिलेगा। 1/√2 है, इसका रेसिप्रोकल √2 मिलेगा। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 मिलेगा, और 1 का रेसिप्रोकल 1/1 है, तो ये तो 1 ही मिलना है। क्लियर है ये पूरी की पूरी टेबल। अगर आपको सिर्फ साइन एक्स की टेबल याद है तो पूरी की पूरी साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स सब कुछ याद हो जाने वाला है। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। चले आगे। तो अब दोस्तों हमारा जो मेन चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन दोनों ही चैप्टर को हम साथ में लेकर चलेंगे कि y इजिकल टू जो हमारा एफ ऑफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स फंक्शन है और y इजिकल टू साइन इनवर्स फंक्शन है, इन दोनों ही फंक्शन के लिए हमारा ग्राफ, डोमेन, रेंज सब कुछ यहाँ पर हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है। अब ये ग्राफ कैसे बना भाई? ये ग्राफ इस प्रकार से, ये साइन एक्स का ग्राफ इस 0 से स्टार्ट होकर इस प्रकार से कैसे जा रहा है? ये एक बार पॉजिटिव जा रहा है, फिर नेगेटिव आ रहा है, फिर पॉजिटिव जा रहा है। ये क्या चल रहा है कि भाई ये 0 से स्टार्ट हुआ, 1 तक गया, फिर ये 0 पे आया, फिर -1 तक आया, फिर 0 पे गया, फिर +1 तक गया। तो ये क्या चल रहा है? ये चल रहा है हमारा कहाँ से? ये साइन एक्स फंक्शन जो है ना, इस टेबल को फॉलो कर रहा है। किसको? इस वाली जो हमने टेबल याद करी ना अभी कि भाई साइन 0 पर कितनी वैल्यू देता है ये हमारा साइन एक्स फंक्शन, तो ये 0 पर, साइन 0 पर 0 देगा। ठीक है, साइन 5/6 या साइन 30 पर कितना देता है? 1/2। साइन 90 पे कितना देगा? 1 देगा। तो ये पूरी टेबल को फॉलो कर रहा है इस ग्राफ को ड्रा करने में, प्लॉटिंग करने में। ठीक है, तो अब देखो भाई, जब मैंने साइन 0 रखा तो मेरे को 0 मिला, मतलब यहाँ पर है मेरा अभी साइन फंक्शन। ठीक है, फिर मैंने कितने रखा? साइन 30 रखा, तो ये कितने पे आ गया?
2 पे आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया ये, ठीक है, आधे में। फिर ये कितने पे, 1/√2 पे चल जाएगा साइन 45 पे, फिर साइन 60 पे √3/2 पे चल जाएगा। फिर आगे मेरा ये साइन कितने पे आ जाएगा, 90 पे कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो ये 1 पे आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये साइन फंक्शन हमारा काम करता है, ठीक है। तो जब हमने इसको देखा कि ये 0 से लेके पाई के बीच में ये फंक्शन जो है रिपीट होने लग जाता है मेरा 2 पाई के बीच में, ठीक है। तो अब देखो सेम चीज ये होता है जब मैं साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ ड्रा करूंगा, तो इसमें देखो भाई, पहली चीज तो जो डोमेन होती है, रेंज होती है, वो पता होनी चाहिए कि वो क्या चीज है। दोस्तों जो डोमेन होता है वो होता है मेरा क्या, इनपुट, यानी कि मैं यहाँ पर इस x की वैल्यू क्या ले सकता हूँ भाई, x की वैल्यू 0 ले सकता हूँ, 30, 45, 60, 90, यानी कि कोई भी रियल नंबर ले रहा हूँ ना, तो इस जो साइन एक्स फंक्शन के लिए जो मेरा डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, एक कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो भाई फिर रेंज क्या होती है, तो रेंज दोस्तों जो ये आउटपुट देता है, जब मैंने साइन 0 रखा और इसकी जो एक्स की वैल्यू 0 रखी, तो साइन 0 जो आउटपुट देता है वही रेंज कहलाता है, ठीक है। साइन 0 का आउटपुट कितना मिला, 0 मिला मेरे को। जब मैंने साइन 30 रखा, कितना मेरे को आउटपुट मिला, साइन 30 पे 1/2 मिल गया, साइन 45 पे 1/√2 मिल गया। तो ये सब मेरे को आउटपुट जो मिल रहा है वो सब रेंज में आता है। तो मैंने देखा कि भाई जब भी मैं कोई भी वैल्यू रख रहा हूँ, कोई भी रियल नंबर साइन एक्स फंक्शन में, तो मेरे को जो रेंज मिल रही है -1 से लेके 1 के बीच में ही मिल रहा है भाई, ठीक है। तो ये होती है इसकी रेंज। समझ गए कि जो आउटपुट आता है वो रेंज है, और जो मैं इनपुट डालूंगा किसी भी फंक्शन में, एक्स की वैल्यू जो लूंगा वो क्या कहलाता है, डोमेन। तो साइन एक्स फंक्शन के लिए जो डोमेन होती है रियल नंबर होती है, रेंज कितनी होती है, -1 से लेके 1 तक। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी, ग्राफ भी समझ गए, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, मामला क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन इनवर्स फंक्शन में क्या होता है भाई, तो इनवर्स फंक्शन में ऐसा है यार कि मैं यहां पर क्या करूंगा कि अभी तक जो मैं यहां पर डोमेन ले रहा था वो डोमेन यहां पे रेंज बन जाती है, और जो रेंज है मेरी यहां पर इस इनवर्स फंक्शन के लिए वो डोमेन का काम करने लगता है, ठीक है। क्लियर है। तो अब देखो भाई यहां पर क्या हो जाएगा, मैं यहां पर x की वैल्यू कितनी लूं, यहां पर x की वैल्यू कितनी ले सकता हूं, 0 डिग्री ले सकता हूं, ठीक है। अभी तक मैं यहां पर क्या दे रहा था, इसका यहां पर एंगल ले रहा था x की वैल्यू कि भाई 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन यहां पर अब मेरे को इसमें इनपुट देना है, जो डोमेन इसके लिए इनवर्स फंक्शन के लिए जो डोमेन होगी ना, अब वो यहां पे एंगल का काम नहीं करेगा। यहां पर जो x की वैल्यू होंगी वो सब क्या होंगी, वो होंगी यहां पर वैल्यूज होंगी, ठीक है, एंगल नहीं होंगी। 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, ठीक है। तो वो सब यहां देखना है अब हमें। तो जो इनवर्स फंक्शन है साइन इनवर्स x, इसके लिए जो डोमेन होती है -1 से लेके 1 के बीच में होती है, यानी कि इस x की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे 1 हो सकती है, -1 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 1/√2 हो सकती है, ठीक है, 1 हो सकती है, √3/2 हो सकती है। तो ये सब क्या है, यानी कि डोमेन इसकी क्या मिली मेरे को, -1 से लेके 1, ठीक है। ये इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे चले, रेंज देखो भाई, अब रेंज क्या है, जब मैंने यहां पे -1 रखा भाई, या 1 रखा मान लो, साइन इनवर्स यहां पर मेरा 1 की वैल्यू देखना है मेरे को, ठीक है। तो अपने को मालूम है कि भाई साइन फंक्शन जो होता है वो 1 किस पे मिलता है, साइन 90 पे मिलता है, यानी कि y की वैल्यू जो आउटपुट मिलेगी मेरे को π/2 मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, मिलेंगी π/2। क्लियर। और जब मैं -1 लूंगा यहां पर किसका, साइन इनवर्स फंक्शन में -1 लूंगा x की वैल्यू, तो यहां पर मेरे को -π/2 मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि रेंज, इसकी प्रिंसिपल जो रेंज होती है वो कितनी होती है, -π/2 से लेके π/2 तक साइन इनवर्स फंक्शन के लिए। और साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ जो बनेगा यहां पर इस प्रकार से बनता है, ठीक है। यानी कि अभी तक मेरा यहां पर साइन एक्स का जो ग्राफ बन रहा था वो एक्स एक्सिस पर बन रहा था पूरा का पूरा, लेकिन जो इनवर्स फंक्शन होगा वो पूरा अब हमारा वाई एक्सिस पर ग्राफ बनाएगा, ठीक है। चले आगे। अब देखो ये जो है दोस्तों, यहां पर जो एक्स एक्सिस पर ये वाला जो ग्राफ बना है ये है हमारा y = sin x, यानी कि sin x फंक्शन का जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस पर बना है,
और जो इनवर्स फंक्शन है मेरा साइन इनवर्स फंक्शन वो यहाँ पर वाई एक्सिस पर बना है। ये दोनों ही ग्राफ यहाँ पर हमने सेम कोऑर्डिनेट में यहाँ पर ड्रॉ कर दिए, समझ गए। इसमें दोनों ही फंक्शन है साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। आगे चले, अगला जो हमारा दूसरा जो हमारा फंक्शन है वो है क्या, वाई इजिकल टू कॉज एक्स, ठीक है, और कॉज इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, जब मैं यहाँ पर जैसे cos 0 लेता हूँ भाई, cos 0 लेता हूँ तो इस पे 1 मिलता है। तो इसका फंक्शन देखो आप, जो ग्राफ बनता है cos x का वो 1 से स्टार्ट हो रहा है इसका ग्राफ, ये देखो यहाँ से cos 0 पे कितना, जब x की वैल्यू मेरी 0 है तो y की वैल्यू यहाँ पर जो मेरे को आउटपुट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना। तो यहाँ से ये फंक्शन का जो ग्राफ है स्टार्ट होता है इस प्रकार से। यानी कि यहाँ पे मैं x की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, मैं 0 ले सकता हूँ, 30, 45, 60, 90 कुछ भी ले सकता हूँ। यानी डोमेन इसकी क्या हुई, रियल नंबर हुई, कोई भी रियल नंबर ले सकता हूँ, ठीक है। तो रेंज क्या, इसका जो आउटपुट मिलता है वो रेंज होती है। तो कभी भी आप देखो कोई भी रियल नंबर इसकी कॉज x की जगह कोई भी रियल नंबर रखो, ठीक है, x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर अपने ली, तो जो आपको आउटपुट y मिलेगा ना वो -1 से 1 के बीच में ही मिलेगा, ठीक है। यानी कि इसकी रेंज कितनी हो सकती है, -1 से लेके 1 के बीच में, ठीक है। तो कॉज इनवर्स एक्स के लिए देखो आप y इजिकल टू कॉज इनवर्स एक्स, ठीक है। तो जब इसके लिए मैं यहाँ पर अब देखो इसमें रेंज जो होती है वो डोमेन जो हमारे कॉज एक्स फंक्शन के लिए जो रेंज थी वो यहाँ पर अब इस फंक्शन इनवर्स फंक्शन में डोमेन बन जाती है, ठीक है, -1 से लेके 1। इस फंक्शन में हम x की वैल्यू क्या लेंगे, 1, -1, 1/2, -1/2। तो इस प्रकार से मैं -1 से लेके 1 के बीच में कोई भी इसकी वैल्यू ले सकता हूं, तो ये डोमेन का काम करेगा। तो जब भी मैं इस -1 लूँगा या 1 लूँगा तो यहाँ पर मेरे को जो रेंज मिलती है, जो आउटपुट मिलता है इस फंक्शन कॉज इनवर्स फंक्शन के लिए वो कितना मिलता है, 0 से लेके पाई के बीच में, ठीक है। 0 से पाई के बीच में ये यहाँ पर हमारा इसकी रेंज मिलती है। और इस रेंज के आधार पर जो ग्राफ ड्रा होता है, ठीक है, वो इस y एक्सिस पर इस प्रकार से बनता है, ठीक है। बनता सिमिलर है हमारा जो cos x फंक्शन के लिए जो ग्राफ था x एक्सिस पर सिमिलर वैसे ही बनता है, लेकिन ये हमारा इनवर्स फंक्शन में किस पे बनेगा, y एक्सिस पर बनेगा, x एक्सिस पर नहीं बनेगा, ठीक है, क्लियर है। y एक्सिस पर क्यों बन रहा है भाई, जब मैं x की वैल्यू यहाँ पर डोमेन जो ले रहा हूँ यहाँ पर डोमेन वैल्यूज, तो वो मेरे को y की वैल्यू दे रहा है ना, ठीक है। तो उसके आधार पर मेरा y एक्सिस पर यहाँ पर क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। आगे चले, तीसरा फंक्शन देख ले हमारा y इजिकल टू 10x फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। जैसे हम वो जो टेबल हमने याद करी है उसमें क्या होता है, 10 0 पर 0 हो जाएगा, ठीक है, और 10 90 10 π/2 पे कितना देता है ये फंक्शन, इन्फिनिटी देता है। तो यहाँ पर देखो अब ये 0 से हमारा स्टार्ट होता है, 10 0 पे 0 से फंक्शन जो है हमारा 10x फंक्शन 10 0 0 से जो हमारी रेंज स्टार्ट होती है वो जाके कहाँ पे मिलती है, 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, और इधर हमारा कितना 0 से लेके -इन्फिनिटी तक। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये 10x फंक्शन के लिए ग्राफ ड्रा होता है। क्लियर है किस प्रकार से ये बनता है। और tan इनवर्स फंक्शन के लिए हमारा सिमिलर ग्राफ बनेगा भाई, लेकिन ये y एक्सिस पर बनेगा अब, ठीक है। क्लियर है मामला कि किस प्रकार से 10x फंक्शन का ग्राफ ड्रा होता है। इसकी रेंज और कोडोमेन जो डोमेन है उसको देख लेते। देखो पहली चीज तो 10x बराबरी से हमारा क्या होता है, sin x अपॉन cos x होता है। तो यहाँ पर आपको एक नोट याद रखना पड़ेगा, जो अपॉन में cos x आ गया ना, तो हम यहाँ पर cos x की वैल्यू जो आएंगी, आउटपुट जो है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ये 0 हो जाता है cos x का वैल्यू, तो ऐसे में तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा ना 10x, ठीक है। तो ऐसे में cos x नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये कब हो सकता है, जब x नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, यानी कि कोई भी इसकी ऑड एंगल यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जैसे n इजिकल टू 0 पर ये कितना हो जाता है, π/2, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर cos π/2 अगर हो जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा। तो समझ गए ना कि ये जो है इसके लिए यहाँ पर इसमें इसके डोमेन में नहीं आना चाहिए भाई 2n+1 π/2, ठीक है। n यहाँ पर हमारा क्या है, कोई भी इंटीजर है, n इजिकल टू 1 2 3 इस प्रकार से। तो π/2 3 π/2 5 π/2 7 π/2, ठीक है। तो इसके लिए हमारा ये जो है ना 10x फंक्शन में ये डोमेन में नहीं लिया जाता है, ठीक है। क्लियर है।
डोमेन में यानी कि रियल नंबर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन सिवाय इसके 2n+1 π/2, इसको छोड़ के हम कोई भी रियल नंबर इसके डोमेन में ले सकते हैं 10x फंक्शन के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसकी रेंज क्या होंगी। रेंज होंगी जब भी हम यहाँ पर इस डोमेन को लेंगे x में, तो हमें क्या मिलेगा भाई, हमें मिलेगा -∞ से लेके +∞ तक की वैल्यूज मिलती है, यानी कि पूरा का पूरा रियल नंबर इसकी रेंज में देखने को मिलता है 10x फंक्शन के लिए। अब यहाँ पर tan इनवर्स फंक्शन का हमने ग्राफ देख लिया था कि y एक्सिस पर सिमिलर बनेगा x एक्सिस के समान ही। तो tan इनवर्स x = वैसे ही सिमिलर हमने देखा था अभी 10x के लिए कि भाई sin x अपॉन cos x होता है, तो यहाँ पर sin इनवर्स x अपॉन cos इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x कमान। तो यहाँ पर ये cos इनवर्स x ≠ 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि इसका जो डोमेन हो जाएगा हम क्या ले सकते हैं, -∞ से लेके +∞ तक पूरा का पूरा रियल नंबर इसके डोमेन में आ सकता है। किसके, tan इनवर्स x के। x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है यहाँ, लेकिन जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो मिलती है हमें वो रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए -π/2 से लेके +π/2 के बीच में। ठीक है, तो हमारे पास में अगला जो चौथा फंक्शन है वो है y = cot x। ठीक है, तो अब cot x फंक्शन के लिए हम देखेंगे और cot इनवर्स फंक्शन के लिए देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से इसके ग्राफ और रेंज और हमें डोमेन देखने को मिलती है। तो यार देखो, जो हमने tan x के लिए हमने जिस प्रकार से इसका देखा था, तो ये 10x का रेसिप्रोकल होता है यार cot x तो। ठीक है, cot x = क्या होता है, 1/10x होता है ना, यानी कि 10x का रेसिप्रोकल देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि जो हमने 10x की जो टेबल याद करी थी कि 10 0 की वैल्यू कितनी 0 मिलती है, इस प्रकार से ये इन्फिनिटी तक जाती है। तो यहाँ पे cot x के लिए यानी कि cot 0 जो है इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर 0 तक जाएगा। ठीक है, रिवर्स हो जाती है ना इसकी तो 10x से। ठीक है, 10x की जो टेबल थी वो रिवर्स हो जाती है cot x के लिए। तो जो हमारा यहाँ पर 0 हमें 0 मिलता था, तो लेकिन हमें cot 0 कितना मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। cot 0 की वैल्यू कितनी मिलेगी, इन्फिनिटी से ये ग्राफ स्टार्ट होता है और 0 तक आता है, फिर ये माइनस में जाता है इस 0 से और -∞ तक जाता है। ठीक है, क्लियर है cot x का ग्राफ। और यही जो सेम ग्राफ है, ये जब हम इन्वर्स फंक्शन लेंगे इसका cot इनवर्स x, तो ये y एक्सिस पर बनेगा सिमिलर ग्राफ। ठीक है, जो ग्राफ हमारा यहाँ पर x एक्सिस पर बना था ये y एक्सिस पर बन जाता है। ठीक है, हमारा जो +∞ से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखो ये कैसे बनता है। cot x = क्या होता है, cos x अपॉन sin x होता है, यानी कि मेरा जो फंक्शन है sin x ≠ 0 होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर कोई भी nπ नहीं हो सकती। यानी कि डोमेन में कोई भी रियल नंबर तो आ सकता है सिवाय इसके -nπ। nπ नहीं आ सकता भाई, nπ को छोड़ के कोई भी रियल नंबर आ सकता है, इसका मतलब ये है यहाँ पर डोमेन में। तो जब मैं इसका डोमेन के बाद में जब रेंज देखूंगा ना, तो वो आती है कोई भी रियल नंबर, यानी कि इसकी जो रेंज मिलती है हमें को cot x की -∞ से इन्फिनिटी तक मिलती है, सिमिलर टू 10x फंक्शन के लिए जैसी मिलती है वैसी ही इसकी भी यहाँ पर रेंज देखने को मिलती है। अब देखो यहाँ पर cot इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, एज इट इज सिमिलर cot x = cos x अपॉन sin x होता है, तो वही cot इनवर्स x = cos इनवर्स x अपॉन sin इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पर ये sin इनवर्स x की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, तो यानी कि डोमेन जो है मेरा, डोमेन जो है इसमें यहाँ पर क्या हो सकता है, x की वैल्यू यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो जब इसकी हम यहाँ पर कोई भी रियल नंबर लेते हैं cot इनवर्स x फंक्शन के लिए, तो भाई रेंज हमें इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू जो रेंज देखने को मिलती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखने को मिलती है, वो 0 से लेके पाई के बीच में मिलती है। ठीक है, 0 से लेके पाई के बीच में। ठीक है, चले आगे अगला फंक्शन देखे sec x और sec इनवर्स x को। तो अब देखो sec x क्या होता है भाई, sec x हमारा होता है 1/cos x, यानी कि जो cos फंक्शन था मेरा उसका ये रेसिप्रोकल होता है sec x को। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, sec x = मेरा अगर 1/cos x है, तो मेरे को यहाँ पर cos x का फंक्शन जो cos x की टेबल हमने देखी थी वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे cos 0 का वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, cos 0 की वैल्यू होती है कितनी, 1। तो sec 0 की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/1 से
सेक 0 भी 1 मिलेगा, ठीक है। यानी कि मेरा जो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है ये 1 से स्टार्ट होगा भाई, ठीक है। ये यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। सेक 90 सेक π/2 कितना होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। और ऐसे ये नेगेटिव में भी सेक -π/2 की वैल्यू कितनी, माइनस इन्फिनिटी तक देखने को मिलेगी। क्लियर है कि किस प्रकार से हमारा सेक एक्स का यहाँ पर ग्राफ बनेगा। और यही सेम ग्राफ जब हम इन्वर्स फंक्शन इसका रिवर्स लेंगे तो ये वाई एक्सिस पर इस प्रकार से ग्राफ बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर मेन चीज आती है कि इसकी डोमेन और रेंज क्या होंगी। तो देखो भाई सेक एक्स इजिकल टू 1 कॉज एक्स होता है, तो भैया कॉज एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसे में एक्स कॉज एक्स नॉट इक्वल टू 0 कब होगा, जब मेरा एक्स की वैल्यू 2n + 1 π/2 नहीं होंगी, ठीक है, तभी मेरा यहाँ पर कॉज एक्स फंक्शन 0 नहीं होगा। इसी प्रकार से सेक एक्स फंक्शन यहाँ पर डिफाइन होगा, नहीं तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा अगर कॉज एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है तो। अब देखो इसके लिए डोमेन क्या हो सकता है, मतलब ये 2n + 1 π/2 तो एक्स की वैल्यू नहीं हो सकती, यानी कि जो रियल नंबर कोई भी रियल नंबर इसका डोमेन में हो सकता है, लेकिन ये 2n + 1 π/2 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी ये डोमेन हो जाएंगी r - 2n + 1 π/2। क्लियर है कि डोमेन ये कैसे आई, क्योंकि इसके ये वैल्यू अगर एक्स की वैल्यू ले लूंगा ना मैं, तो मेरा ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा, कॉस एक्स इजिकल टू ये हो जाएगा 0, तो ये 1/0 बन के इन्फिनिटी बना देगा, ठीक है। इसलिए ये हमारे डोमेन में नहीं आ रहा है, r - 2n + 1 π/2 ये इसकी हो जाएंगी डोमेन। और जब ये आउटपुट देखेंगे ये इनपुट डालने के बाद में, तो हमारा जो रेंज देखने को मिलती है यहाँ पर सेक एक्स फंक्शन की, तो वो -इन्फिनिटी से लेके -1 तक आती है और 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाती है। तो ये पूरा का पूरा इसकी यूनियन, इसका जो यूनियन होगा वो रेंज में आएगा, ठीक है। इस ग्राफ से क्लियर है कि ये -1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी से ये -1 तक आ रही है, ठीक है। और ऐसे ही ये हमारा प्लस के इन्फिनिटी से प्लस के 1 तक आ रहा है। तो ये हमारा पूरा का पूरा इसका रेंज इस ग्राफ से ही क्लियर हो जाता है। आगे चले, ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स इजिकल टू 1/cos इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि भाई cos इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू 1 हो सकता है, 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 1 हो जाएगा cos इनवर्स एक्स, तो हमारा यहाँ पर ये अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए ये नॉट इक्वल टू 1 लेना है, ठीक है। और -1 भी इसके इक्वल भी नहीं होना चाहिए cos इनवर्स एक्स के, ठीक है। इस प्रकार से जो डोमेन निकल के आती है कि भाई इसकी कोई भी यहाँ पे रियल नंबर सेक इनवर्स एक्स में कोई भी यहाँ पर हमारा जो है रियल नंबर में हो सकती है, लेकिन क्या नहीं हो सकता है, -1 और 1 इसके यहाँ पर इसके डोमेन में नहीं होना चाहिए, -1 और 1, ठीक है। रियल नंबर कोई भी हो सकता है इनके अलावा, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर इस डोमेन से रेंज निकालूंगा तो रेंज क्या देखने को मिली मेरे को, 0 से π, लेकिन π/2 नहीं हो सकती, ठीक है। 0 से π के बीच में हो सकती है, सिवाय -π, मतलब π/2 नहीं हो सकती, ठीक है। क्लियर है। आगे चले, अब देखो हमारा जो अगला फंक्शन, जो लास्ट फंक्शन है कोसेक एक्स का, y इक्वल टू कोसेक एक्स, इसमें क्या होता है, देखो भाई कोसेक एक्स हमको क्लियर है कि ये तो भैया साइन एक्स का रेसिप्रोकल है ना। तो साइन एक्स जो हमारा था, जैसे साइन 0 होता था 0 और साइन π/2 होता था कितना, साइन π/2 1 होता था। तो ये तो भाई इसका रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कोसेक 0 पर मेरे को क्या देखने को मिलेगा, कोसेक 0 हो जाए मान लो, तो ये मेरे को कितना 0/1 से इसका रेसिप्रोकल 1/0 क्या देखने को मिलेगा, इन्फिनिटी, ठीक है। यानी कि भैया इसका जो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है मेरा इन्फिनिटी से 1 तक आएगा, ठीक है। कोसेक π/2 कितना होता है, कोसेक π/2 हो जाएगा 1, यानी कि ये माइनस जो है हमारा प्लस इन्फिनिटी से लेके 1 तक आता है और माइनस इन्फिनिटी से लेके ये -1 तक आता है इसका ग्राफ, ठीक है। यानी कि देखो अब कोसेक एक्स इजिकल टू 1/sin x, यानी कि sin x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाती तो ये अनडिफाइन हो जाता ना, इन्फिनिटी हो जाता। तो ऐसे में मेरे को समझ में आया कि x की वैल्यू भैया n π नहीं हो सकती, यानी कि n क्या है मेरा, कोई भी इंटीजर वैल्यू है यहाँ पर। तो ऐसे में जब मैं इसका डोमेन लूँगा तो मैं उसमें n π नहीं होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर तो हो सकता है लेकिन n π नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि देखो
जो इसका डोमेन होता है किसका, कोसेक एक्स का, उसमें -π/2 से लेके π/2 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, सिवाय 0 नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। और रेंज की बात करें तो रेंज हमने अभी ग्राफ से देखा कि भैया ये -∞ से -1 तक और 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है, तो इसका पूरा का पूरा ये यूनियन कहलाता है उसका रेंज। और अब जब इसका जो इन्वर्स फंक्शन लेंगे हम, कोसेक एक्स का जो इन्वर्स फंक्शन बनाएंगे कोसेक इन्वर्स एक्स, तो वो उसमें क्या होता है, रेंज डोमेन का काम करता है और डोमेन रेंज का काम करता है, ठीक है। उसमें रिवर्स हो जाता है, उल्टा कर दो भाई, रेंज डोमेन बन जाएंगी यहाँ पर। तो डोमेन क्या बनेगा इसके लिए इन्वर्स फंक्शन में, तो वो बनने वाला है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन -1 और 1 नहीं होना चाहिए इसके डोमेन में, कोसेक इन्वर्स एक्स के लिए। और रेंज इसकी जो क्या बनेगी, -π/2 से लेके π/2, जिसमें 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमें याद करना है, डोमेन और रेंज उनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए क्या होंगी, ठीक है। तो इस टेबल को आप याद कर सकते हैं, याद नहीं भी है तो अगर आपको वो वाली टेबल याद है एंगल के लिए 0, 30, 45, 60, 90 वाली जो है ना, उसमें अगर आपको साइन एक्स की टेबल याद है तो आपको वो पूरी टेबल याद हो जाएंगी। उससे आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, ग्राफ से आपको डोमेन और रेंज आप पता कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ ड्रा कर लो और वहाँ से आप डोमेन और रेंज निकाल लो, क्लियर है। कि अगर आपको नहीं भी याद है मान लो, तो वहाँ से आप ग्राफ ड्रा करके डोमेन और रेंज पता कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के लिए। तो सबसे पहले आपको याद क्या होना चाहिए, आपको उस टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है हमारी एंगल के लिए 0, 30, 45, 60, 90 वाली, कि साइन एक्स की याद है। अगर साइन एक्स की याद है तो आपको पूरी की पूरी टेबल याद हो जाएगी, कॉज एक्स है, टेन एक्स कॉट एक्स की। वहाँ से आप ग्राफ ड्रा करेंगे, ग्राफ ड्रा करके आप डोमेन निकाल लेंगे उसका, कि कौन कौन सी वैल्यू एक्स की पॉसिबल है वो डोमेन में आ जाएंगी, जो पॉसिबल नहीं है वो उसको डोमेन से हटा देंगे। और जो आउटपुट मिलेगा एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद में, तो रेंज देख लेंगे, उसकी प्रिंसिपल रेंज ली जाती है, ठीक है। जहाँ से जैसे ये ग्राफ मेरा साइन एक्स का जैसे ग्राफ बन रहा है, ये वाला 0 से स्टार्ट होकर इस प्रकार से ग्राफ बन रहा है, तो जहाँ से ग्राफ मेरा रिपीट होने लग जाता है तो वहाँ से हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक हमारा जो ग्राफ है ये जहाँ से रिपीट नहीं हो रहा है उतने हमको लेना है उसके प्रिंसिपल रेंज में, ठीक है। क्योंकि ये फंक्शन जो है ना 1/1 फंक्शन बनना चाहिए मेरा, ठीक है। और 1/1 फंक्शन बनाने के लिए मेरे को यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू रेंज लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी देखो, अभी हम तो ये पूरा पढ़ के आए भाई, फंक्शन डोमेन रेंज की। साइन एक्स की क्या होती है, -π/2 से π/2 इसकी डोमेन हो जाती है, रेंज -1 से 1 तक इसकी देखने को मिलती है। ऐसे हमने cos x की देखी, tan x की देखी, cot x, sec x, सबका पूरा देखते आए। इस टेबल को आप क्या है मेमोराइज भी कर सकते हैं अगर आपको जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो, और वैसे आप निकाल भी सकते हैं, ड्रा भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो याद ही कर लो तो काम की बात है, याद कर लो इस पूरी की पूरी टेबल को, ठीक है। अब देखो ये हमारा यहाँ पर इन्वर्स फंक्शन के लिए ये हमारी डोमेन और रेंज है, ये भी टेबल हमने इसको पूरा डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सब चीज़ें हमने एक साथ में लिख दी है सभी फंक्शन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नोट है कि भाई साइन इनवर्स एक्स जो होता है ना वो शुड नॉट बी कन्फ्यूज, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि भाई साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स और जो साइन एक्स का जो इनवर्स होता है, ठीक है, इसका जो इनवर्स होता है ये सिमिलर नहीं होता, ये अलग अलग चीज़ें है, ठीक है। साइन एक्स का इनवर्स और ये होता है कितना 1/sin x होता है, लेकिन जो साइन इनवर्स एक्स है इसको मैं साइन एक्स नहीं लिख सकता ऐसा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। आगे देखो, ये तो हम देख चुके हैं प्रिंसिपल वैल्यू रेंज की। यार जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लेते हैं ना उसमें रेंज जो निकालते हैं वो प्रिंसिपल रेंज होनी चाहिए, जिसे हम प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके 1/1 फंक्शन होने के लिए 1/1 फंक्शन होने के लिए प्रिंसिपल वैल्यू रेंज लेना जरूरी है, नहीं क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रही है यार ग्राफ में। तो ऐसे में रेंज में अगर आपको हर एक वैल्यू लेंगे तो ये अब अलग अलग यहाँ पे इनपुट के लिए यहाँ पर बहुत सारी हमारी यहाँ पर एक ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। क्योंकि देखो 0 यहाँ पे बार बार आ रहा ना, जैसे ये ग्राफ मैंने ड्रा करा साइन एक्स का, तो अब देखो इसमें मेरे को 0 यहाँ पे भी मिल रहा, भाई यहाँ पे भी 0 मिल रहा है, यहाँ पे भी 0 मिल रहा, तो ऐसे में तो इसके बहुत सारे वैल्यूज पॉसिबल है, तो ऐसे में फंक्शन थोड़ी बनेगा। तो उसके फंक्शन बनाने के लिए, उसको 1/1 फंक्शन बनाने के लिए मेरे को प्रिंसिपल ब्रांच यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू लेनी पड़ती है, ठीक है। चलो आगे, इसलिए मैंने यहाँ पे रेंज को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस बोला जाता है, ठीक है। उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है रेंज को कि भैया इसी के बीच में होना चाहिए, इसके बाद तो बार बार रिपीट हो रही है। साइन इनवर्स एक्स का यहाँ पर डोमेन -1 से 1, और जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस है यानी कि जो रेंज होती है प्रिंसिपल रेंज वो -π/2 से लेके π/2 तक होती है,
ठीक है, तो ये सब पूरा हमने यहाँ पर डिटेल में पढ़ लिया है अलग अलग फंक्शन का। तो ये टेबल आपको यहाँ पर इकट्ठे दे दिए हमने, इसको भी याद कर सकते हैं। अब जो हमारा अगली चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है उस पर आते हैं हम। ठीक है, ये सब टेबल वही है, डोमेन रेंज अलग अलग फंक्शन के लिए, तो हमने इसको पढ़ लिया है। अब आते हैं हमारा जो बेसिक आइडेंटिटीज प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखते हैं। तो जैसे हमने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इजिकल टू 1 पढ़ा था, तो भैया ये वैसे ही है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इजिकल टू π/2, क्योंकि भैया जो हमारा जो साइन π/2 होता है, साइन 90 वो कितना देता है, 1 देता है। ठीक है, तो ये वही है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इजिकल टू π/2 होता है। ठीक है, तो ऐसे ये सब हमको यहाँ प्रॉपर्टीज याद करनी है, बेसिक प्रॉपर्टीज आइडेंटिटीज जो है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स ये कितना होता है, ये π/2 होता है। सेक इनवर्स एक्स इजिकल टू कॉज इनवर्स 1/x होता है, और कोसेक इनवर्स एक्स इजिकल टू साइन इनवर्स 1/x होता है। ठीक है, चले आगे। तो ये 4 हमें यहाँ पर बेसिक आइडेंटिटीज याद करनी है। अगली चीज देखो, जैसे नेगेटिव आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, साइन इनवर्स अगर माइनस एक्स है तो ये कितना माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इतना हो जाता है। कॉज इनवर्स माइनस एक्स ये पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, ऐसे टेन इनवर्स माइनस एक्स कितना माइनस टेन इनवर्स एक्स देता है, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स कितना देता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स देता है। सेक इनवर्स माइनस एक्स कितना देता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स देता है। और ऐसे ही कोसेक इनवर्स माइनस एक्स कितना आता है, इसकी वैल्यू आती है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, इनवर्स कंपोजिशन में क्या होता है, जैसे एक्स इज इसकी क्या है, डोमेन है इनर फंक्शन की, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है मेरे पास में, तो ये साइन से साइन हमारा क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, बचता है क्या, एक्स बचता है। ऐसे ही कॉज ऑफ कॉज इनवर्स एक्स है, तो कॉज से कॉज हमारा क्या गया, और बचा क्या, एक्स। टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर कितना बचा हमारा, इक्वल टू एक्स। ठीक है, क्लियर है इनवर्स कंपोजिशन में। तो यहीं पर देखो, साइन इनवर्स साइन एक्स इजिकल टू एक्स ओनली इफ, कब हो सकता है ये, जब एक्स हमारा जो होगा यहाँ पर जो हमारी डोमेन होनी चाहिए माइनस π/2 से π/2 होनी चाहिए। कॉज इनवर्स कॉज ऑफ कॉज एक्स इजिकल टू एक्स कब होगा, ये कब पॉसिबल है, तो ये एक्स जब बिलोंग करेगा 0 से लेके पाई के बीच में होनी चाहिए, तभी यहाँ पर ये पॉसिबल है। और टेन इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स टेन एक्स जो है इजिकल टू एक्स हो सकता है कब, एक्स जब बिलोंग करेगा हमारा माइनस π/2 से लेके π/2 के बीच में। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन है। हमारा जो लास्ट फार्मूला आता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये इक्वल होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पर एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन हो जाएगा तो नीचे तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इसलिए लेस देन 1 होना चाहिए। और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इजिकल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पर एक्स वाई ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। ये कुछ नहीं है, जो हमने अभी पढ़ के आया था ना कि tan 2 थीटा कितना होता है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, जैसे हमने tan 2 थीटा नहीं tan a प्लस बी पढ़ के आए थे वहाँ पे, tan a प्लस बी, तो वहाँ क्या पढ़ा था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो एज इट इज़ वहाँ पर जो हम फार्मूला पढ़ के आए पार्ट 1 में, ये ठीक उसी प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब कुछ यहाँ पर कवर कर लिया है। ठीक है, ग्राफ भी देख लिए, रेंज, डोमेन्स और पूरे टेबल, प्रॉपर्टीज सब कुछ हमने इस एक 1 शॉर्ट मैराथन क्लास में कंप्लीट किया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, दोनों पर ही हम क्या करेंगे, टॉप 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी टॉप 10 सवाल, ऐसे टॉप 20 सवालों की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो AA ATC एग्जामिनेशंस के PYQ क्वेश्चंस पर बेस्ड होने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।